हाँ, तो आज का वीडियो बहुत खास है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपके पक्का बनता है। देखो वैसे भी ये चैप्टर बड़ा इजी है। 5 नंबर में तो ये मानता हूँ कि हिस्ट्री की देखें अगर अपन, तो ये बहुत ज़्यादा फ्री फोकट के 5 नंबर है आपके, ठीक है। काफ़ी इसमें रिड्यूस भी हुआ है सिलेबस। तो इसमें क्या करना है, अपने एक क्वेश्चन तैयार किया इसके की फीचर का, मतलब इसकी विशेषताओं का। फर्स्ट वीडियो देख लिया आपने, वो 5 मार्क्स में वो भी आ सकता है, 5 तो क्या 3 मार्क्स में आ सकता है। और या फिर उसका जो मीनिंग था, मतलब वो वीडियो पूरा 5 का था, 2 मार्क्स में उसका मीनिंग आ सकता है, डेमोक्रेसी का मतलब अर्थ आ सकता है लोकतंत्र का, और वो 5 का हो गया। ऐसे ही ये भी 5 का क्वेश्चन बनता है। कैसे, इसमें क्वेश्चन आएगा कि क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण। और जहाँ पर हमें आलोचना किसी की करनी हो तो हमेशा उसकी अच्छाई और बुराई दोनों पक्षों को लेकर चलना पड़ता है, ठीक है। तब उनके बीच में क्या होता है, अपन उसकी आलोचना कर पाते हैं या फिर उसको गलत या फिर सही ठहरा पाते हैं, ठीक है। तो मतलब अच्छाई और बुराई दोनों का पता होना जरूरी है। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये क्या करना है, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स, यानी कि गुण और इसके अवगुण मान लो चाहे, दोनों ही हमें इसमें बताना है, ठीक है। तो अब दूसरी बात एक चीज़ और है कि अगर आपको, पूरी बात सुनना, अगर आपको इसकी ये थ्योरी याद ना रहे, पूरी बात सुनना, तो ये पॉइंट की हेडिंग तो पक्का याद कर लेना। ये भी 12-15 इसके मेरिट्स के हैं, मतलब गुण के, 12-15 अवगुण के, तो मतलब कम से कम 20 पॉइंट पे अगर लिख देना तो 3 से 4 नंबर मिल जाएंगे पक्का। और उसके बाद में अगर 1-2 लाइन और लिख दे पक्के 5 मिल जाएंगे। मतलब बेफिजूल में मार्क्स नहीं करते इस सिस्टम, अगर अच्छे से पॉइंट बना के लिखना है बस, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई। ऐसे ही जो लास्ट वीडियो आएगा तीसरा, उसमें अपन पढ़ेंगे आवश्यक फीचर, मतलब इसकी क्या क्या ज़रूरत है कि लोकतंत्र को अच्छा बनाने के लिए हमें क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। वो भी 5 मार्क्स का है, उसमें 16 पॉइंट है, 16 पॉइंट है। अगर वो पॉइंट भी याद कर लिए तो भी 5 नंबर आ गए, क्योंकि 16 पॉइंट का मतलब 16 लाइन है लगभग, समझ गए आप। तो बड़ा इजी है, ये मेरा एक तरीका है, मैं आपको तरीका बताना चाह रहा हूँ कि एग्जाम में करना कैसे है। तो इस चैप्टर को आप बिल्कुल हल्के में लेके लर्न कर सकते हो इजीली। पॉइंट याद करो और 1-1, 2-2 लाइन याद कर लो, बस, जो मैं बता दूंगा अभी आपको, ठीक है। चलो क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्रिटिकल एग्जामिनेशन की बात करें अपन, तो लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण। तो पहले बात करते हैं मेरिट्स की, मतलब लोकतंत्र के गुण की। रोज तो आप सब जानते हो कि लोकतंत्र के बहुत फायदे हैं, बहुत गुण हैं। क्या क्या कि सार्वजनिक हित में वृद्धि करता है लोकतंत्र, ग्रोथ इन पब्लिक इंटरेस्ट, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो पब्लिक इंटरेस्ट क्यों बढ़ता है, क्योंकि हम हमारा खुद का नेता खुद चुनते हैं। अपन मन, जो हमारा मन होगा वो काम करवा लेते हैं नेता से, कि हमें सड़क बनवानी है, हमें स्कूल बनवाना, मतलब इसमें पब्लिक इंटरेस्ट ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि प्रजातांत्रिक शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है। जनता का प्रतिनिधि कौन, जनता का रिप्रेजेंटेटिव कौन, जिसको हमने जिता के भेजा, वो हमारा प्रतिनिधि है। और वो हमसे वायदे करता है, वो हमसे ये प्रोमिस करता है, क्योंकि उसको वापस भी तो इलेक्शन जीतना है। तो मतलब वो हमसे सार्वजनिक हित में वृद्धि करने के वायदे के आधार पर चुनाव जीतते हैं, और उन्हें भविष्य में पुनः चुनाव लड़ना भी है। मतलब द डेमोक्रेटिक रूल इज गवर्न बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक, ठीक है। और दे विन इलेक्शंस ऑन द प्रोमिस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। एंड दे हैव टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन इन फ्यूचर टू, मतलब वापस उसको भविष्य में जीतना भी होता है। तो सीधी सी बात है, अच्छे काम करेगा तो जीतेगा, वरना नहीं जीत पाएगा। तो हर कोई जीतना चाहता है, तो पब्लिक इसमें लोकतंत्र में तो पक्की बात है वो काम तो पक्का कराएगा, चाहे कैसा भी कराओ। और जिसने नहीं करवाया आपको पता है वो हारा भी है, ये बात है। तो एक तो लोकतंत्र का फायदा है कि पब्लिक इंटरेस्ट बढ़ता है इससे, मतलब कि सार्वजनिक हित बढ़ते हैं। दूसरी कार्य कुशल शासन है। कैसे कि लोकतंत्र के कार्य कुशल शासन के वैसे तो अनेक कारण है। कैसे कि इस शासन में नीतियां जनमत के अनुसार बनाई जाती है और इनको लागू करने में जनता का सहयोग मिलता है। कुछ बात बताता हूँ मैं आपको कि जैसे गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसी ले आई जो हमें पसंद नहीं है, तो जनता उसका क्या करेगी, विरोध करेगी। तो वो पॉलिसी फिर क्या लागू हो जाएगी, नहीं लागू होगी। मतलब कोई भी डिसीजन जनता से पूछ के लिए जाते हैं, ठीक है। अब आप सोचो कि जनता से कैसे पूछेंगे, कि जैसे कोई भी बिल पास किया, ठीक है, तो उस बिल में सपोज अभी तो प्रेजेंट में तो कृषि बिल का झंझट चल रहा है, तो कृषि बिल को पास कर दिया गवर्नमेंट ने ना, लेकिन उसका भी भयंकर तरीके से विरोध हो रहा है। तो हुआ क्या कि वहाँ पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने उसमें वोट कर दिया, तभी तो बिल पास हुआ। कैसे कि लोकसभा में बीजेपी के पास ज़्यादा नंबर ऑफ एमपी थे, ज़्यादा मेंबर थे, तो उसने अपने आप बिल पास हो गया, क्योंकि उसके पास सांसद ज़्यादा थे बीजेपी के पास, उसको किसी की ज़रूरत नहीं, बहुमत में सरकार अभी, तो वो जीत गई और बिल पास हो गया।
तो इसका मतलब हमने जिन एमपीओ को भेजा जिता के, उन्होंने वोट कर दिया उस बिल को पास करने में लोकसभा में, तब वो बिल पास हो गया। इसका मतलब अगर वो नहीं करते तो बिल पास नहीं होता ना। मतलब हमारा भी कहीं ना कहीं उसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि हमने उस बंदे को जिता के भेजा है जो हमारी बात सुनता है। फिर हम उस बंदे को कहेंगे कि ये बिल हमारे लिए नहीं है। हो सकता था वो बिल पास ना भी करे, वो बात अलग है कि पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से लोग कर देते हैं, वो एक बात अलग चीज़ है। लेकिन अभी अपन को क्या करना है, लोकतंत्र की अच्छा ही बतानी है, उस पर नहीं जाना, ठीक है। तो दे आर इनफ रीजन फॉर द एफिशिएंसी ऑफ डेमोक्रेसी एज पॉलिसीज आर फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू द पब्लिक ओपिनियन। जनता की राय लेके ली जाती है इन द सिस्टम, सो पब्लिक सपोर्ट इज ऑलवेज अवेलेबल टू इम्प्लीमेंट दैम। आपने देखा होगा और भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, जैसे कोई सड़क बन रही है, ठीक है, और कोई छोटी मोटी जैसे कोई दिक्कत आ गई, कोई छोटा सा मंदिर बीच में आ गया, तो जनता से पूछ लिया जाता है कि देखो सड़क सीधी बन जाएगी तो आप सब सहमत करो, तो इस मंदिर को यहाँ से उठा के वहाँ पर विस्थापित कर देते हैं, वहाँ रख देते हैं, तो लोग जनता हाँ कर देते हैं कि हाँ यार ठीक है। तो मतलब जनता का सपोर्ट हर जगह मिलता है, समझ गए। तीसरा, सार्वजनिक शिक्षा का शासन है ये। कैसे? मीन्स ऑफ मास एजुकेशन। कैसे कि लोकतंत्र के अंदर किसी भी बंदे की कोई प्रॉब्लम है ना, तो वो सार्वजनिक जगह उसकी कंप्लेन कर सकता है, अपनी शिकायत, जैसे कोई एमएलए है तो उसके पास कह देगा कि मुझे इसकी ज़रूरत है। मतलब इन ए डेमोक्रेसी पब्लिक डिस्प्लेज ओपिनियन ऑन कॉमन इश्यूज, यानी कि लोकतंत्र शासन में जनता सार्वजनिक समस्याओं पर अपनी राय प्रकट करती है। समझ पा रहे हो कि हम सार्वजनिक समस्या कैसे कि हमारी कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा, तो ये सार्वजनिक है, सबके लिए। तो लोग सारे जने मिलके जाएंगे और कहेंगे हमारे पानी नहीं आ रहा, तो तुरंत वहाँ का जो भी पार्षद या फिर जो भी होगा वो कहेगा कि ठीक है, वो आगे रिपोर्ट करके पानी चालू करवा देगा। मतलब एक खुला मंच है, वहाँ पर अपन जाके पूछ सकते हैं, ठीक है, और अपनी राय प्रकट कर सकते हैं। दूसरा, ये तो आपने सुना होगा कि सामान्य नागरिक अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति हमेशा जागरूक रहता है और बड़े हितों के लिए वो छोटे हितों को त्याग भी कर देता है। ये बात समझ में आई? बड़े हितों के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। पीपल आर अवेयर अबाउट देयर राइट्स एंड ड्यूटीज, ठीक है, एंड दे लर्न टू सेक्रीफाइस देयर स्मॉल इंटरेस्ट फॉर द सेक ऑफ बिग वंस। मेरी बात सुनना, जैसे अपन कभी कभी ये देखते हैं ना कि यार ज़्यादा फायदा, सबके फ़ायदा हो रहा है, इससे बेटर अपन ये काम कर, अपना थोड़ा सा नुकसान हो रहा है तो कोई बात नहीं। जैसे लाइक कोई वो लाइट जो लाइट की जो लाइन होती है, केबल लाइन जो होती है वो जा रही है ना, और वो बहुत ज़्यादा घूम के उसको आना पड़ रहा है। लेकिन अपने जो घर के पास में एक छोटी सी गली ऐसी है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कि वहाँ से अगर वो वायर निकल जाए तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा और सबके लिए बेनिफिट रहेगा कि ईजिली लाइन आ जाएगी, इतनी घूम के नहीं आनी पड़ेगी। तो हमने भी सोचा यार ठीक है, देश के लिए ठीक है, इतना सा अपन कर देते हैं। फिर लोग कुछ नालियों के बारे में भी कुछ करते हैं, या फिर कुछ ऐसा है जैसे टैक्स की बात आती है, टैक्सेस की, तो अपन टैक्स पे करते हैं, ठीक है, जनता का, वो भी तो जनता का, ये सबका सब देश का विकास हो रहा है। या फिर छोटी बात और मैं ले लूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके, कि हम छोटे हित को देख के बड़े हित, छोटे हित को अगर देखें तो उसको रोक के बड़े हितों की तरफ जाते हैं। मतलब हमारा छोटा सा नुकसान भी हो रहा है तो कोई बात नहीं। जैसे महंगाई बढ़ती है, हाँ ये एग्जाम्पल समझो आप, महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई बढ़ना देश की इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि महंगाई एक चीज़ पर नहीं बढ़ती। महंगाई बढ़ने का मतलब है सब जगह है भाई। जैसे सोचो कि गवर्नमेंट जॉब में सैलरी भी तो बढ़ रही है, लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है। कोई चीज़ ये पहले सपोज ये 2 रुपये में आता होगा, बता रहा हूँ, अब ये अगर 20 या 25 या 30 में आता है, तो मतलब ये अगर बढ़ा है तो हर चीज़ की अपनी, हर चीज़ की वो रेटें हर चीज़ की बढ़ती रहती है और इकोनॉमिक ग्रोथ करती है, ठीक है। रुपया हमेशा डॉलर की तुलना में मजबूत होता है महंगाई बढ़ने से। तो ये आप अभी नहीं समझोगे, लेकिन महंगाई बढ़ना नुकसान नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। दूसरा है, हाँ एक दो, अच्छा एक लाइन और, अगर ज़्यादा नहीं लिख पाओ तो एक दो जी, गेटेल वगैरह, एक दो ऐसे कोई जिनके नाम है, जैसे गेटेल ने कोई बात कही थी यहाँ पर, जैसे मिल ने कोई बात कही थी, MILL मिल ने कोई बात कही थी, तो किन के बारे में, इस पॉइंट के बारे में, तो वो ज़रूर डाल देना। गेटेल ने क्या कहा था, गेटेल हैज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी ए स्कूल फॉर एजुकेशन ऑफ सिटीजनशिप। मतलब उसने कहा कि ये क्या है, नागरिकों को सिखाने वाले स्कूल है। मतलब लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूल कहा, किसने, गेटेल ने। ये आप समझ लेना, नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने का एक स्कूल कहा गेटेल ने, ठीक है। फिर है, ये नैतिक शिक्षा का साधन है। लोकतंत्र में व्यक्ति, परिवार के, हाँ ये भी है। देखो लोग क्या है कि कुछ संकीर्ण सीमा में रह जाते हैं, संकीर्ण सीमाओं से निकल नहीं पाते, लेकिन लोकतंत्र उनको निकालता है और सार्वजनिक हित पर विस्तृत हो जाता है, और वे साथ ही नागरिकों के लिए सहयोग, सहिष्णुता, सहानुभूति, ये तो बता रहा था मैं कि लोकतंत्र से क्या होता है कि लोगों की सोच बदलती है, ठीक है, और लोग देखते हैं कि हाँ यार हमारे देश के लिए कुछ हमें करना चाहिए,
हमें लोगों का फ़ायदा करना चाहिए। जो छोटी सोच के लोग होते हैं, संकीर्ण सोच के, थोड़ी सोच बदल जाती है इंसान की। मतलब इन अ डेमोक्रेसी दैट अ मैन एमर्ज आउट फ्रॉम द नैरो बाउंड्रीज ऑफ फैमिली एंड एक्सटेंड्स हिमसेल्फ टू वेलफेयर टू पब्लिक एट लार्ज एंड स्टार्ट्स बिहेविंग विथ फेलो सिटीजन्स विथ कोऑपरेशन एंड सिंपैथी, यानी कि लोगों के प्रति प्यार, थोड़ा सा है ना सहानुभूति, सिंपैथी का मतलब सहानुभूति, सहिष्णुता, हेल्प करना, सहयोग करना, ये थोड़ा लोकतंत्र से सीखता है बंदा। ठीक है, ये तो सब समझ गए होंगे। फिर एक लाइन है लोवेल के अनुसार। लोवेल ने एक बात कही है कि लोकतंत्र व्यक्ति की नैतिकता व पवित्रता की भावनाओं को मजबूत करता है। डेमोक्रेसी सीमेंट्स द फीलिंग ऑफ एथिक्स एंड प्योरिटी ऑफ मैन, मतलब कि वो उसकी सोच, नैतिकता और उसकी पवित्रता को मजबूत करता है लोकतंत्र। ठीक है, ये बात अगर याद रह जाती है, लोवेल वाली बात, इधर गेटल वाली बात, इधर मिल वाली बात, तो थोड़ा एक इंप्रेशन जाएगा टीचर के चेक करने में। ठीक है, तो आप डाल सकते हो। फिर है देशभक्ति की शिक्षा। ये तो है ही है कि लोकतंत्र से जनता में राष्ट्र के प्रति प्रेम व अपनत्व की भावना का विकास होता है। इसीलिए मिल ने कहा था, मिल के शब्दों में क्या, कि लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है। ठीक है, वैसे भी पॉइंट की जो पॉइंट है वो इसका पॉइंट है। डेमोक्रेसी क्रिएट्स ए सेंस ऑफ लव एंड अफेक्शन फॉर द नेशन। एट द वर्ड्स ऑफ मिल, डेमोक्रेसी इनहेंस द फीलिंग्स ऑफ डिवोशन। ठीक है, डिवोशन। तो ये कुछ बातें थी, बहुत ज़्यादा इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक एक लाइन भी याद हो जाती है तो मैं मानता हूँ बहुत है आपके लिए। बिकॉज क्वेश्चन या फिर अकेला आ जाइए डेमोक्रेसी के सिर्फ और सिर्फ मेरिट्स, तो भी 10 पॉइंट है, वो बहुत है। समझ गए? हाँ, ऐसे नेक्स्ट पॉइंट देखो, फिर बता दूं, अगर किसी को ये वाला चैप्टर कम लर्न होता हो ना तो पॉइंट याद कर लेना, पक्के नंबर अच्छे आ जाएंगे। ठीक है ना। छठा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट म्यूटिनी, यानी कि म्यूटिनी का मतलब है क्रांति से सुरक्षा। ठीक है, तो क्रांति से सुरक्षा को ये बचाती है। कैसे? कि देखो, आपको पता है ना कि क्रांति की आशंका कहाँ होती है, रिवोल्ट वगैरह की आशंका कहाँ होती है? पहले होती थी। कब? जब राजा का शासन होता था। पूरी बात को सुनना, जब राजा का शासन होता था ना, तब क्रांति या रिवोल्ट ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती थी, क्योंकि वो शासक रहता था, इतने में वो उसको मार के, वो मार के, मतलब ऐसे मारकाट होती थी। जब एक शासक, क्योंकि वो मनमर्जी करता था, भाई क्रांति क्यों, मनमर्जी करेगा शासक, चाहे जाओ टैक्स लगा देगा, तो वहाँ पर होती। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में एक जने की सरकार तो है नहीं, सबके फायदे की है। ठीक है, यानी कि क्रांति की आशंका ऐसे राज्यों में होती है जहां शासन की शक्ति किसी एक वर्ग के हाथ में होती हो। ठीक है, लोकतंत्र में स्थिति इसके एकदम ऑपोजिट है, विपरीत होती है। इसमें क्रांति की आवश्यकता नहीं होती है ना। फायदा यही तो अपन फायदे से पढ़ रहे हैं, मेरिट्स। द पॉसिबिलिटी ऑफ रिवोल्ट ऑलवेज परसिस्ट इन ए स्टेट वेयर द गवर्नेंस इज कंट्रोल्ड ओनली बाय अ सिंगल क्लास। ठीक है, दिस सिचुएशन इज टोटली एब्सेंट इन डेमोक्रेसी। ओके, देयर इज नो नीड ऑफ रिबिलियन इन इट। ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। वैसे तो ईजी है, पॉइंट के साथ में एक लाइन तो मुझे उम्मीद है कि आप लिख लोगे। भाई जैसे मैंने इसके आपके 12 पॉइंट लिखे हैं, तो अगर 12 पॉइंट सारे लिख दिए, फिर बीच में किसी की लाइन में लिख दी, तो पूरे नंबर है। ये पक्की बात है, इसमें मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। अगला है समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन। ठीक है, गवर्नेंस बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वालिटी। ठीक है, ये तो सब समझते ही हो कि जो लोकतंत्र है वो किसी पर भी जाति, धर्म, लिंग, किसी पर भी कोई भी मतलब भेदभाव नहीं करता। इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज, जेंडर एक्सेट्रा। यानी कि ये व्यक्तियों में जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव बिल्कुल नहीं करता, अपितु सभी व्यक्तियों के लिए समानता की विधि और समान संरक्षण का विश्वास रखता है। चाहो तो लिख देना, वरना यहीं तक बहुत है। ठीक है, एक एक लाइन तो इजीली हो ही जाएगी। देखो, दूसरी बात ये मेन चीज़ है, क्वेश्चन आएगा क्या वो बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनेंगे इस चैप्टर से, मैं बता दूँ कितने क्वेश्चन बनेंगे। 5 नंबर का चैप्टर है ये। 100% पहला वीडियो में 3+2 क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड, आज के वीडियो में पूरे 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, चाहे वो अलग अलग भी पूछेगा ना, मेरिट और डिमेरिट, तो भी 5-5 का ही बनेगा लास्ट। या फिर अलग अलग ना पूछ के हमेशा, जहाँ तक कोशिश है, मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे दोनों का ही आलोचनात्मक परीक्षण ही करवाएगा दोनों का। तो मतलब मेरिट और डिमेरिट दोनों एक साथ लिखने पड़ेंगे आपको।
जिसमें आप 8-8 पॉइंट लिख दोगे तो भी ठीक है। फिर नेक्स्ट है लोकतंत्र को अच्छा बनाने के लिए, सक्सेस डेमोक्रेसी को सक्सेस करने के लिए कौन कौन सी ज़रूरतें हैं, वो बस 3 क्वेश्चन बनेंगे आपके, फिर बता रहा हूँ बार बार, ठीक है ना। तो ज़्यादा लोड मत लेना, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना इसमें। फिर स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना, बिल्कुल सही है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्री एंड फेयर जुडिशरी, हमारे देश के अंदर आपको पता है न्यायपालिका है, ठीक है, लेजिस्लेचर हैं, सॉरी जुडिशरी न्यायपालिका। इसके अलावा ये न्यायपालिका क्या करता है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव यानी कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पर कंट्रोल रखती है कि अगर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अगर ढंग से काम नहीं कर रही है, लोगों के राइट्स या ड्यूटीज़ को परेशान कर रही है, प्रॉब्लम कर रही है, प्रॉपर तरीके से राइट्स का फॉलो नहीं कर रही है, तो जुडिशरी उसके ऊपर कमर कस देगी, शिकंजा कस देगी, यानी कि अगर वो गलती करी तो उस गलती को पकड़ेगी, सजा देगी। समझ गए? इसका मतलब ये किस में है, ये हमारे डेमोक्रेसी में, ये लोकतंत्र में। पहले ऐसा नहीं होता था, राजा था मनमर्जी करता था। समझ गए? यानी कि लोकतंत्र में स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जाती है, जो व्यक्ति की कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के अत्याचार से बचाती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। ठीक है, यानी कि अगर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका गलत काम कर रही है, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का काम नहीं कर रही, तो हमेशा ये व्यक्ति पर होने वाले अत्याचारों को और स्वतंत्रता की हमेशा प्रोटेक्शन करेगी, रक्षा करेगी। फ्री एंड फायर जुडिशरी एस्टेब्लिश्ड विच प्रोटेक्ट्स एंड पर्सन फ्रॉम atrocities and legislature and executive bodies and protects the freedom of a person. Easy है। 9वां तो पूरा एक ही पॉइंट है खुद ही, कला, साहित्य, संस्कृति व विज्ञान की प्रगति में सहायक है। कौन? डेमोक्रेसी। इसको और अच्छे से लेना लिख सकते हो कि लोकतंत्र, इसके पहले एक शब्द और लिख देना, लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र कला, साहित्य, संस्कृति व विज्ञान की प्रगति में सहायक है। ठीक है, डेमोक्रेसी इज कंडूसिव इन ए डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स, लिटरेचर, कल्चर एंड साइंस। ठीक है, बस। फिर 9वां, संविधानवाद में आस्था, बिल्कुल सही है। आप ये लोकतंत्र का पहला ये सबसे मेन है, फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अंदर विश्वास किया जाता है। भाई संविधान में जितनी बातें लिखी तभी तो अपन कहेंगे ये मेरा हक है, क्योंकि ये बात मेरे संविधान में लिखी हुई है, तभी तो अपन उसके ऊपर आरोप लगाएंगे। तभी तो जुडिशरी मजबूत कैसे हुई, क्योंकि जुडिशरी में संविधान है। भाई जुडिशरी न्यायपालिका का मतलब संविधान के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो न्यायपालिका काम करती है संविधान के अनुसार, तो और संविधान में विश्वास करता है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। बहुत अच्छी बात है। यानी कि लोकतंत्र व्यक्ति की स्वेच्छाचारी शासन के स्थान पर विधि के शासन में विश्वास करता है। पहले होता था स्वेच्छाचारी, कि जैसा व्यक्ति का मन हुआ वैसा कर लिया, जिस राजा में ज़्यादा ताकत है, जिसके पास ज़्यादा सेना है, वो दूसरे वाले को मार के बैठ जाएगा, ये मनमर्जी। अब नहीं, जो आपका है वो आपका है, जो उसका है वो उसका है। डेमोक्रेसी बिलीव्स इन द रूल ऑफ लॉ इंस्टेड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड एक्सेप्ट सच ए रूल विच रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल फ्रीडम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें अगर, तो शक्तिशाली शासन व्यवस्था है, यानी कि पावरफुल गवर्निंग सिस्टम है यहाँ पर। बिल्कुल सही है। कैसे? कि डेमोक्रेसी है ना, लोकतंत्र है ना, वो व्यक्ति में राष्ट्र प्रेम पैदा करता है। ठीक है, और जनसहमति पर काम करता है। देखो, अगर लोकतंत्र से क्या होता है, जनता की सहमति बिना कोई काम नहीं होता। सड़क भी निकलेगी, स्कूल भी बनेगी, हॉस्पिटल भी बनेगा, तो जनता की सहमति से बनेगा। जनता ने मांग रखी तब बनेगा। समझ पा रहे हो? तभी उनकी ज़मीनों पे बनेगा। आपने देखा होगा, अगर कभी कभी हॉस्पिटल बनता है और किसी किसान की या फिर किसी आदमी की ज़मीन अगर देनी पड़ती है, तो वो देता है। वो कहता है कि ठीक है यार, अपने लिए फैसिलिटी हो रही है, अपन सबके लिए फैसिलिटी हो रही है, इसलिए। मतलब कि डेमोक्रेसी सबसे पूछ के काम करता है, इसलिए ये शक्तिशाली है। क्योंकि जब जनता का शासन साथ में हो ना, जब जनता का साथ हो तो मजबूत रहेगा शासन। समझ पा रहे हो? और अगर यही मनमर्जी, जैसा भी कृषि बिल के अंदर जनता का साथ नहीं है, तो जो भी पार्टी है वो पार्टी कमज़ोर पड़ गई, क्योंकि अब जनता साथ नहीं दे रही। ये अगर वो ही साथ देती तो बिल कितना मजबूत होता, ये बात। ठीक है, तो यानी कि जन सहमति पर आधारित है, इसलिए शक्तिशाली शासन व्यवस्था है। पावरफुल गवर्निंग सिस्टम कैसे हुआ कि डेमोक्रेसी इन्वोक्स पैट्रियटिज्म इन ए पर्सन एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ गवर्नेंस बेस्ड ऑन कंसेंस। अगला है विश्व शांति का प्रतीक है। बिल्कुल, लोकतंत्र हमेशा शांति चाहता है, सपोर्टर ऑफ वर्ल्ड पीस। ठीक है, ऐसे कि लोकतंत्र कभी भी सैनिकवाद में विश्वास नहीं करता,
कभी भी ये नहीं कहता कि हथियार उठाओ, कभी भी नहीं कहता है क्रांति करो, आराम से बैठ के बात करो, डेमोक्रेसी ये कहता है। अब मैं आपको फिर बता दूं, जैसे अपन किसी छोटे कंट्री पर, कमज़ोर कंट्री पर अगर अपन अटैक करें, क्योंकि कर सकते हैं, कमज़ोर पर हर कोई कर सकता है, लेकिन अपन ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेशनल एक रिलेशन, या ऐसा मान लो कि इंटरनेशनल एक यूएन होता है, अभी आपको इतना लेवल की बात समझ में नहीं आएगी, वो सारे देशों के ऊपर कंट्रोल रखता है। अगर किसी देश ने किसी को हड़पना चाहा, किसी देश ने किसी देश को ज़बरदस्ती परेशान किया, तो वो उससे रिपोर्ट मांगेगा, भाई क्यों। समझ पा रहे हो, ये सब बातें होती है, ठीक है, जो आप आगे जाके आगे पढ़ोगे। इंटरनेशनल रिलेशन नाम का कोर्स होता है, मतलब ऐसा मान लो कि इंटरनेशनल की बुक आती है जिसमें आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ते हो, अलग अलग देशों के बीच में कौन कैसा, वो उसके अंदर ये टॉपिक आता है। तो लेकिन ये क्या करेगा, फिर एक मंच है, मंच का मतलब जहाँ पर सारी कंट्री अब बैठ के अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर सकती है, वहाँ जाएगा और कहेगा कि इसको शांति के साथ निपटा लो। हमेशा पीस चाहता है, शांति चाहता है, यानी कि लोकतंत्र कभी भी सैनिकवाद नहीं चाहता, सैनिकवाद की जगह शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में विश्वास रखता है, और राष्ट्रों के बीच में विवाद जो भी होते हैं उनको पारस्परिक बातचीत से, यानी वार्ता से, या फिर समझौते के द्वारा, या फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा सुलझाना चाहता है। मैंने कहा था इंटरनेशनल लॉ होता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून होता है, एक मंच होता है। मंच का मतलब ऐसा मान लो कि एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने की संस्था होती है, ठीक है, उससे बैठ के बात की जा सकती है। तो डेमोक्रेसी बिलीव्स इन ए पीसफुल coexistence instead a military rule and wants to solve the bilateral disputes through negotiations, agreements and also the international laws। ठीक है, और ये तो थे कुछ 10-12 अपने 12 लिखे हैं अपने मेरिट्स, लोकतंत्र के 12 फायदे, जो आपको 10 भी याद हो जाते हैं तो बेस्ट है, बहुत है, या फिर 12 के 12 पॉइंट अगर पूरे कर लेते हो तो सबसे बेस्ट है उसका, क्योंकि जितने ज़्यादा पॉइंट लिखोगे एसएसटी में उतने अच्छे मार्क्स आते हैं। फिर डीमेरिट्स, शुरू कर दिया मैंने टॉपिक, डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के क्या क्या दोष हैं, क्या क्या अवगुण हैं। तो अब वापस क्या होगा, अब आपके डबल, ये इजी याद होगा, क्योंकि जो बातें आपने इसमें बताई ना, उनमें से कुछ बातें वापस इसमें रिपीट होगी, कि जो आपने ये सोचा वो ये नहीं, ये सोचा ऐसा नहीं, ऐसा हकीकत में नहीं, जो आपने ये सोचा ऐसा हकीकत में नहीं। जैसे मैं कुछ बातें बता दूं आपको, कि जैसे लोकतंत्र क्या मानता है कि लोकतंत्र के अंदर जो बंदा वोट करता है वो शिक्षित होता है, और हमेशा वो सामने वाले बंदे को शिक्षित देख के, या फिर जो देश के लिए काम करने वाला है उसी को चुनता है। आप रियल में सोचो बैठ के कि ऐसा होता है, नहीं होता। हमेशा अपनी जान पहचान वाला, या फिर जाति धर्म लिंग देख के हमेशा पॉलिटिक्स होती है, होती कि नहीं होती। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा गंदा रूल है ये, वहाँ पर कोई भी इतना शिक्षित नहीं देखता। अभी भी लोग रूढ़िवादी परंपराओं पे चलते हैं और अभी भी जाति पात की बात करते रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ये पॉलिटिक्स के अंदर ये अभी भी भारी है, धर्म के आधार पर वोट मांगे जाते हैं, खूब ये सिस्टम है। तो मतलब काफ़ी लोकतंत्र की गलत चीज़ें हैं, समझ पा रहे हो, वो पढ़ेंगे अपन। दोष पहला है कि लोकतंत्र व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण है, यानी कि इल्यूसरी कॉन्सेप्ट ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब कि व्यक्ति की, लोकतंत्र में व्यक्ति संबंधी जो धारणा है, व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण कैसे है कि लोकतंत्र व्यक्ति को बुद्धिजीवी मानता है, कि इंसान बुद्धिवान है, यानी कि लोकतंत्र व्यक्ति को बुद्धि और विवेक संपन्न मानता है, कि बंदा सब कुछ जानता है, विवेक संपन्न है। लेकिन जो आलोचक हैं, आलोचक का मतलब मैंने कहा ना, जो वाकई लोकतंत्र की बुराई करते हैं, और वो सही भी है, ऐसा बात नहीं है सिर्फ ये बुराई करने के लिए कह रहे होंगे, नहीं, ऐसा आप भी सोचो। अभी जैसे अपन इसकी बुराई पड़ेगी तो आपको भी पता चलेगा, हाँ यार ऐसा होता है, ठीक है ना। तो डेमोक्रेसी कंसिडर इंडिविजुअल फुल ऑफ इंटेलिजेंस एंड डिस्क्रिशन, बट द क्रिटिसिस्ट फील, अब थोड़ा आगे बताऊंगा आलोचक क्या मानते हैं, ठीक है। हाँ तो कंटिन्यू देखो, बट द क्रिटिक्स फील दैट मैन इज एन एक्सटिंक्ट क्रिएचर विच इज ड्राइवन बाय इम्पल्स एंड बेसिक इंसेक्ट्स, यानी कि किंतु आलोचकों का मत है कि व्यक्ति मूलतः अबौद्धिक होता है, अबौद्धिक प्राणी है जो अपने मूल संवेगों में आवेगों से चालित होता है। मतलब ये है कि उसने बेसिक इंसेक्ट का मतलब ये है कि वो अपने आवेगों और संवेगों से चलता है। इसका मतलब मैं आपको लोकल लैंग्वेज बताऊं, बेसिकली वो ये है कि जिस तरफ हवा चलती है ना इलेक्शन के टाइम, लोग वोट उसी तरफ कर देते हैं। तो बताओ अपनी बुद्धि का कहाँ प्रयोग किया उन्होंने, और ये रियलिटी है
कि कोई भी इंसान इतना सोच के, क्या उसको थोड़ी ना पता है कि उस बंदे के कब चेक किया था उसने। लेकिन नहीं, हवा की इस बार चलो बीजेपी की, इस बार कांग्रेस की, मतलब जिधर की उनको ऐसा लगता है उन सवेगों आवेगों अपने चारों ओर के माहौल को देख के वोट करते थे। ये एक इसने आलोचकों ने ये कहा कि वाकई ये लोकतंत्र में ऐसा होता है, रियलिटी में होता भी है, गलत बात है जो। दूसरी, बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता, बिल्कुल सही है। अफेतिदा इंटेलेक्चुअल क्लास, यानी इंटेलेक्चुअल क्लास का मतलब है जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, उसकी लोकतंत्र में ज़्यादा कोई वैल्यू अलग से नहीं है। कैसे? लोकतंत्र का मतलब एक तरीके से भीड़तंत्र है, जितनी ज़्यादा लोग होंगे उसी की सरकार बनेगी। अब सोचो कि लोग, हो सकता है 60% लोग, या फिर ऐसा मान लो कि 51% लोग ज़्यादा बुद्धिजीवी नहीं है, बुद्धिजीवी 45% है, ऐसा मान लो 45% है। 55% ऐसे हैं जो सिर्फ पार्टी को जिताना चाहते हैं, तो 45% दब गए ना, जो कि वाकई इंटेलेक्चुअल थे, बुद्धिजीवी थे। तो बुद्धिजीवी की यहाँ पर कोई वैल्यू अलग से नहीं है लोकतंत्र में, यानी कि लोकतंत्र में गुणों की अपेक्षा संख्या को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। समझ गए? इट इज़ बिलीव्ड दैट नंबर्स आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस देन मेरिट्स। समझ गए? अगला, शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण। क्लेम ऑफ एकेडमिक इम्पोर्टेंस इज इलस्ट्री का मतलब ये है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल, जो भी दल होगा, वो राष्ट्रीय समस्या पर अपने स्वार्थ की दृष्टि से विचार करते हैं और उसे राष्ट्रीय हित बताकर प्रचार करते हैं। मैं बताऊं आपको, कोई भी बिल ले आओ, चलो अभी तो कृषि बिल का विरोध हो रहा है, लेकिन इसके अलावा अच्छे बिल भी आए हैं बीजेपी सरकार के, मोदी सरकार में 370 को हटाया गया, आपको पता है कितना अच्छा था। फिर भी अपोजिशन वाली पार्टियां उसका भी विरोध करती है, उनका काम है विरोध करना। तो यही बात है कि ऐसे कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ विरोध करते हैं लोकतंत्र में, राष्ट्र। और दूसरी बात, जब इलेक्शन आते हैं तो एक दूसरे को जीतने के लिए ये इसके ऊपर आरोप लगाएगा, ये इसके ऊपर आरोप लगाएगा, जबकि ये नहीं पता कि किस पार्टी ने एक देश के लिए काम किया, उससे कोई मतलब नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। यानी कि इसमें कोई शैक्षणिक वाला मामला नहीं है, ऐसा नहीं कोई एजुकेटेड बंदा है, कभी भी विपक्ष वाली पार्टी ये नहीं कहेगी सामने वाली पार्टी के बारे में कि उसने ये अच्छा काम किया, कभी नहीं कहेगी, ये गलत बात है। फिर एजुकेशन कहाँ हुआ? अगर वो पार्टी अच्छा कर रही है तो उसके बारे में कहना चाहिए विपक्ष को भी, हाँ यार अच्छा काम किया, कभी नहीं कहेगी। तो इसका मतलब ये है कि शैक्षणिक महत्व का तो कोई मतलब ही नहीं है, इंपॉर्टेंस ही नहीं रहा ना, सब अपने स्वार्थ सेल्फिश हो गए। यानी कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल अब प्रत्येक राष्ट्रीय समस्या पर अपने स्वार्थ की दृष्टि से विचार करते हैं और राष्ट्रीय हित बताकर प्रचार करते हैं। यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज में कंसेशन सिचुएशंस अकॉर्डिंग टू देयर सेल्फिशनेस एंड देन पब्लिसाइज दैट द मास नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, अगला है लोकतांत्रिक स्वतंत्रता व समानता, बिल्कुल परमपूर्ण है, ये तो बिल्कुल सही। डेमोक्रेटिक फ्रीडम एंड इक्वलिटी इज डिस्पेटिव, इसका मतलब ये है कि जिसके पास पैसा है वो टिकट ले आएगा और जीत जाएगा। अब जो गरीब या कोई इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से कमज़ोर है वो नहीं जीत पाता, ये तो बहुत जगह देखा जाता है, ये बिल्कुल इसके अंदर। तो फिर ये बताओ कि उसको डेमोक्रेटिक फ्रीडम और इक्वलिटी है कहाँ हुई? फिर हर कोई खड़ा हो सकता है ये तो कह दिया, लेकिन उसको टिकट नहीं मिलती। हाँ, कहीं कहीं पर क्या होता है, बिना टिकट के जीत जाता है, वो बहुत रेयर एग्जाम्पल है। बाकी बेसिकली जो लोग पार्टी की टिकट लेते हैं पार्टियां जीतती है, ये पक्की बात है। ठीक है, और लोग भी पार्टी को वोट करना चाहते हैं, निर्दलीयों को कम वोट करना चाहते हैं, बहुत कम है। यानी कि लोकतंत्र में चुनाव में जो धनिक लोग होते हैं वो खड़े हो जाते हैं और वे अपने धन की शक्ति व प्रभाव के द्वारा जीत जाते हैं। रिच पीपल कंटेस्ट इलेक्शंस इन डेमोक्रेसी एंड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड पावर दे बिकम विक्ट्रीज। ठीक है, ये भी इसका दुष्परिणाम है, लोकतंत्र में ये गलती है। दूसरा है राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। एक्चुअल में देखो, राजनीतिक दल का मतलब ये पार्टियां, राजनीतिक दल का मतलब क्या होता है? पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, ऐसे। तो सिद्धांत रूप में सभी राजनीतिक दलों का निर्माण राष्ट्रीय हित में होता है, किंतु व्यवहार में सभी राजनीतिक दल राष्ट्रभक्ति की जगह दल भक्ति को महत्व देते हैं। बिल्कुल सही है। ए प्रिंसिपल ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर फ्रेम्ड इन नेशनल इंटरेस्ट, बट फॉर देम द डिवोशन टू द पार्टी इज इम्पोर्टेंट देन द पैट्रियटिज्म इन प्रैक्टिस। एक्चुअल में देखो, प्रैक्टिकली अपन देखें, एक्चुअल में सिद्धांतिक अपन देखें, सिद्धांत में या फिर प्रिंसिपल के तो ये कहता है कि कोई भी पार्टी अगर बनेगी तो वो देश हित में काम करेगी, राष्ट्र हित में काम करेगी। सही बात है,
लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकली कोई भी पार्टी देश हित को कम समझ के भीड़ तंत्र में, क्यों? क्योंकि ज़्यादा वोट आएंगे तभी तो जीतेंगे, तो भीड़ तंत्र में ज़्यादा विश्वास करती है, लोगों में ज़्यादा विश्वास करती है। ये भी एक लोकतंत्र की कमजोरी है। समझ पा रहे हो? तो अब आपको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग है। 5 नंबर 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे, छोटे छोटे वीडियो बन रहे हैं आधे घंटे करीब, है ना, तो ज़्यादा वीडियो बड़ा ना बने, इसको देखते हुए बाकी जितने भी इसके अभी पूरा नहीं हुआ है, थोड़े से और है, 4-5 और हैं, वो करके नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, रेगुलर पढ़ते रहो, टारगेट 90+ को हमेशा माइंड में रखो।